हम सोचते हैं कि ये काम कर लेंगे तो फुर्सत हो जाएगी, या फला काम ख़त्म हो जाएगा तो फुर्सत मिल जाएगी, थोड़ा रेस्ट करेंगे। नहीं, काम एक ख़त्म होता है तो रेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि दूसरा काम शुरू हो जाता है। और सफल भी वही होता है जो एक काम ख़त्म करने के बाद बिना रेस्ट किए, बिना रुके, बिना आराम किए वो दूसरे काम में लग जाता है। नमस्कार, मैं हूँ योगी, और आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि किसी का बीए ख़त्म होने पर है, किसी का ख़त्म हो गया है। यानी कि किसी के एक दो पेपर के एग्जामिनेशन बचे हुए हैं, किसी के ख़त्म हो गए। इस पर हम लोग कुछ चर्चाएं कर भी चुके हैं, कुछ आगे करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा उन स्टूडेंट्स के लिए करेंगे जो अब बीए के बाद एमए की सोच रहे हैं। एमए की सोच रहे हैं तो आपके सामने तुरंत ही दो विकल्प दिखाई पड़ता है। एक आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दूसरे सीयूईटी। सीयूईटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से पीजी करने के लिए कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि सीयूईटी पीजी। तो इन दोनों ही पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी। केवल आपको स्ट्रेटजी पर बात नहीं करेंगे, हम लोग इसी वीडियो में आपको कंटेंट पर भी बात करेंगे। यानी कि केवल ज्ञान देते रहना ही कोई बड़ी बात नहीं है, मुद्दे पर भी बात करना, विषय पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो केवल हम आपको स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे, स्ट्रेटजी को थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम लोग सीधे विषय पर चलेंगे। तो देखिए, कभी भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की चर्चा करें, एग्जामिनेशन की बात करें, तो वहाँ सबसे पहले दो बातें आती हैं। पहली बात आती है कि एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, दूसरी बात आती है कि उसका क्वेश्चन या पेपर पैटर्न क्या है। तो पहले अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, आपको जो एग्जामिनेशन देना है ऑब्जेक्टिव है। दूसरी चीज़ जो सिलेबस की अगर बात करें तो सीयूईटी ने एक सिलेबस दिया हुआ है आपका। आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे अगर हम लोग बात करें गोरखपुर यूनिवर्सिटी की, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने कोई सिलेबस पर्टिकुलरली दिया है कि नहीं दिया है, ये देखा नहीं मैंने। तो अगर दिया है तो एक बार उस सिलेबस पर नज़र डालिएगा। नहीं दिया है तो मैं एक कॉमन सी बात बताता हूँ, ये सीयूईटी का जो आप पीजी का सिलेबस देखेंगे तो सब्जेक्ट में आपको सिलेबस ऑलमोस्ट मिलेगा, या तो वो ग्रेजुएशन की पूरी चीज़ को कवर करता है, या फिर एक लोअर लेवल पर यूजीसी नेट के सिलेबस को कवर करता है। यानी कि टॉपिक्स वही हैं, उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा लो है। यानी कि जो एक पीजी की स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की जाती है उससे थोड़ा सा नीचे कैटेगरी का। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो बीए के 3 वर्षों में आप इंग्लिश लिटरेचर के हर एक पर्सपेक्ट से कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिल गई होती है। आप पोइट्री भी पढ़ चुके होते हैं, ड्रामा भी पढ़ चुके होते हैं, नावल फिक्शन भी पढ़ चुके होते हैं, नॉन फिक्शन भी पढ़ चुके होते हैं। ये 4 मेजर पार्ट होते हैं लिटरेचर के, इसको तो आप पढ़ ही चुके होते हैं। साथ ही साथ आपका एक इंट्रोडक्शन क्रिटिसिज्म से भी हो गया रहता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थियोरेटिकल पार्ट का भी डिस्कशन थोड़ा सा हो गया होता है, और साथ ही साथ हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की भी जानकारी आपको हो गई रहती है। तो इतनी ही चीज़ें आपको सीयूईटी पीजी में मेंशन है, कोई पर्टिकुलर राइटर मेंशन नहीं है। यानी कि जनरल जनरल बातें आपको मेंशन है। तो सीयूईटी पीजी की अगर बात करें तो वहाँ आप स्पेसिफिक राइटर कौन से पढ़ेंगे, स्पेसिफिक राइटर वो पढ़ेंगे जो आपके विश्वविद्यालय में प्रिस्क्राइब हैं, या फिर अन्य किसी विश्वविद्यालय में प्रिस्क्राइब्ड हैं, या फिर जिन्हें हम कैनोनिकल राइटर मानते हैं, जिन्हें हम बहुत महत्वपूर्ण राइटर मानते हैं, उन राइटर्स और उनके वर्क्स पर आप चर्चा करेंगे। बाकी एक ओवरऑल स्टडी आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बात करें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पीजी का एंट्रेंस देने जा रहे हों, चाहे सीयूईटी पीजी देने जा रहे हों, दोनों ही कंडीशन में आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है अ ब्रीफ हिस्ट्री और ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, जो कि चासर से या फिर एंग्लो सेक्शन से बिगिन करके प्रेजेंट डे तक आपको पढ़ना है। ठीक है, उस पर पढ़ना क्या क्या है, मेजर जो ट्रेंड्स हैं, मेजर जो पीरियड्स हैं, उनके ट्रेंड्स, क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड हु आर द मेजर राइटर्स एंड व्हाट वर दियर राइटिंग्स। ठीक है, और कुछ जो उनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं उनके डिटेल में भी थोड़ा सा क्वेश्चन आएंगे। ठीक,
ये एक बात हुई। दूसरी चीज़, जब आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो आपसे इस बात की एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि आप इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश पर भी थोड़ी सी पकड़ रखेंगे, और आपके बीए के सिलेबस में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस्ड है, वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो दो हिस्सा हो गया। तीसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें, वैसे इसमें से बहुत कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाएगा क्योंकि आपके बीए के सिलेबस में ये चीज़ें रह चुकी हैं, वो है नॉन ब्रिटिश लिटरेचर। अगर हम लोग इंडियन की बात करें तो इंडियन लिटरेचर भी एक्चुअली में नॉन ब्रिटिश लिटरेचर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये इतना तो हुआ लिटरेचर का हिस्सा, ठीक है, चाहे हम लोग उसको ब्रिटिश कहें, नॉन ब्रिटिश कहें, इंडियन कहें। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कौन कौन से मेजर ट्रेंड्स थे, कौन कौन से मूवमेंट्स थे, कौन कौन से स्कूल्स थे, उसके कौन से मेजर क्रिटिक्स थे, उनके कौन से कॉन्सेप्ट एंड थॉट्स हैं, और क्या उनका बुक्स है, कौन से वर्क्स उन्होंने लिखे। साथ ही साथ आपको जो पोइटिक जॉनराज हैं, जैसे पोइट्री में बहुत सारे जॉनराज हैं, बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स हैं, उन पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिटरेरी थियरी का भी होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी, इन्हीं इतने को आपको पढ़ना होगा। अब CUET PJ में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये हमने ध्यान नहीं दिया, हमने नहीं पढ़ा, वो ज़रा सा आप देख लीजिएगा और हमको कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हमें एक स्टूडेंट ने DDU का यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के PG एंट्रेंस का जो पिछले साल एंट्रेंस हुआ था उसका एक पेपर भेजा, तो वो पेपर मेरे पास है, उसको मैं अभी सॉल्व कर रहा था। तो 25 क्वेश्चन लगभग कर चुका हूँ, 100 क्वेश्चन टोटल हैं। तो वहाँ से हमको एक मिल गया पैटर्न, भाई जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 100 में से 100 के 100 आपको जवाब देना होगा। और मैं आपको बताऊं कि रिजर्व कैटेगरी में जो है 1 नंबर का तो नहीं रहा होगा क्वेश्चन पेपर में, हमें लगता है कि कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो मेरिट जाती है 90-91 नंबर तक जनरल का हुआ है, ठीक है। और फिर दूसरी बात 60-61 तक रिजर्व कैटेगरीज का एडमिशन हुआ है, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो पिछली बार जो हुआ था तो आपको पेपर भी हम सॉल्व करा देंगे पिछला वाला। और अब बात करते हैं कि कहाँ से आपको चीज़ें पढ़नी। कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे लगातार पूछे सर हिस्ट्री की कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखिए अब आपके पास समय कितना है, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, ठीक है। तो इतने कम समय में आप कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ करके अपना सिलेबस नहीं कवर कर पाइएगा, आपको ब्रीफ में चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो 2-3 तरीके हैं। एक तो आपको क्वेश्चंस जहाँ से मिले वो करिए, ठीक है, कहीं भी कोई भी MCQs मिल जाए वो करिए, ठीक है। आपको इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सारी जो परीक्षाएं हो रही हैं MCQ बेस्ड हो रही हैं, ठीक। तो पिछले जो पेपर्स हैं, कुछ पेपर्स को डिस्कशन हमने यहाँ इस पर भी किया है, उन MCQs को आप करिए। और अभी जो पेपर होने वाले हैं फाइनल टर्म्स के, उसके जो पेपर आपको मिलेंगे उसको भी करिएगा। तो जितने MCQs आपको मिलें सबसे पहले तो उनको करिए, ठीक है। देयर आफ्टर आप बहुत ब्रीफ में एक आउटलाइन चीज़ों की करते चलिए। उसी की शुरुआत हम लोग आज इस वीडियो से करेंगे, और सबसे पहले आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जानकारी देंगे, ब्रीफ में बातचीत करेंगे कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, क्या किस तरीके से मूवमेंट्स एंड पीरियड्स डिवाइड हुए इन ब्रिटिश हिस्ट्री। सो आगे हम लोग इसमें बातचीत करने वाले हैं अ ब्रीफ आउटलाइन एंड डिवीज़न ऑफ पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। जब भी हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्राइमरी फोकस होता है, प्राइमरी मीनिंग होती है, वो ये होती है कि आपसे वहाँ इस बात की अपेक्षा की जाती है, यहाँ पर मीनिंग इस बात का निकलता है, दैट इज़ कि ब्रिटिश लिटरेचर, इंग्लिश दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव इज ब्रिटिश। नॉन ब्रिटिश लिटरेचर की जब भी हम बात करते हैं तो जैसे इंडियन लिटरेचर की बात करेंगे तो इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, अमेरिकन लिटरेचर की बात करेंगे तो अमेरिकन लिटरेचर क्या है कि वो अकेले अकेले अंग्रेजी में है, वहाँ की कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है।
कनेडियन लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो कनेडियन लिटरेचर इन इंग्लिश की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इन इंग्लिश की बात करेंगे। अफ्रीकन लिटरेचर की बात करेंगे, अफ्रीकन लिटरेचर इन इंग्लिश की बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग सीधे सीधे टर्म कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर, दैट मीन्स लिटरेचर ऑफ ब्रिटेन। क्लियर? वही इंग्लिश लिटरेचर है। So when we are discussing the history of English literature, it means we are discussing the history of literature written in the language English in the country of England, Scotland and Ireland। इंग्लैंड की या इंग्लिश की हम जब भी बात करते हैं तो हम तीनों कंट्रीज़ को एक साथ मिलाते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड। ठीक है, तो ये एक साथ में हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। और अगर हम लोग ब्रीफ पहले हिस्ट्री की आउटलाइन की अगर बात करते हैं, तब सबसे पहली बात ये आती है कि बिगिनिंग कहाँ से होती है। क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है बीए में, वो तो एलिजाबेथन या एलिजाबेथन के आगे की चीज़ पढ़ी हुई है। इसके पीछे की जो चीज़ें हैं चासर के या स्पेंसर की, ये आपको पीजी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे टाइम हैं, कौन कौन से ऐसे एजेस हैं जो डिवीज़न किए गए, कहाँ से इसकी बिगिनिंग होती है। सो बिगिन करें तो इंग्लिश लिटरेचर बिगिन इन समटाइम्स 450 बीसी। अब आपकी कापी पेन की ज़रूरत शुरू हो गई है। अब यहाँ से कापी पेन लेकर के आप नोट करना शुरू करें, क्योंकि जितनी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे वो कहीं ना कहीं से सीधे आपके लिए क्वेश्चन के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम बहुत अननेसेसरी डिटेल पर नहीं जा पाएंगे। हम वही बता पाएंगे इस छोटे से वीडियो में कि जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर हम आपको आउटलाइन दे रहे हैं और वो महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करेंगे, उन महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से इम्पॉर्टेंट होंगी। और यहाँ देखिए, हमको भी पीपीटी बनाने का समय नहीं था, इसलिए उस तरीके से हमने नहीं बताया, डायरेक्ट हम आपको लेक्चर देंगे। अब आपका काम है कि वीडियो को पॉज कर करके, रोक रोक करके नोट्स लिख लीजिए, या फिर वीडियो को कई बार लिख करके आप याद कर लीजिए, या कई बार सुन करके याद कर लीजिए। जितनी बार सुन लीजिए चीज़ें याद हो जाएं। इसीलिए हम बाइलिंगुअल बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए, आसानी से याद हो जाएं। ठीक है, तो और दूसरी एक बात हम और करेंगे, कोई भी वीडियो हम 20-25 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। क्या होता है कि 1 घंटे का लेक्चर, डायरेक्ट लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर लिखने में फिर आपको 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। अगर हम 20 मिनट का लेक्चर आपको देंगे, उस 20 मिनट के लेक्चर को आप आराम से 1 घंटे, सवा घंटे में लिख लेंगे। तो बिगिन करते हैं। देखिए, इंग्लिश, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगिन्स इन समटाइम्स अप्रॉक्सीमेटली इन द ईयर 450, लगभग 5वीं शताब्दी के मध्य में मानी जाती है। एक्चुअली वहाँ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, इंग्लैंड में, जिसको आज हम लैंड ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, वहाँ पर रोमन्स का शासन था। कब से? 52 बीसी से। ठीक है, 52 बीसी से रोम का शासन था। लेकिन 5वीं शताब्दी आते आते, चौथी शताब्दी बीतते बीतते, 5वीं शताब्दी आते आते रोमन्स को ये लगा कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारी कंट्री पर भी खतरा है। ठीक है, यहाँ के चक्कर में वो अपनी कंट्री न गंवा बैठे, इसलिए रोमन्स चले गए। जब रोमन्स वहाँ से चले गए, तब वहाँ पर किसका शासन आया? कुछ ट्राइब्स थीं जिन्होंने उस लैंड को इन्वेड किया। उनमें सैक्सन्स थे, ठीक है, जूड्स थे, एंग्लीज थे। ठीक है, यही आकर के यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और टाइम क्या था? लगभग 5वीं शताब्दी। और उनमें से जो 2 थे, एंग्लीज तो वहाँ के नेटिव थे, और सैक्सन्स थे जो बाहर से प्रोमिनेंटली आए। और इस टाइम को कहा गया एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक है, कब से? 450 से आगे। कब तक चला ये? ईयर 1066, यानी कि 1066। ठीक है, यहाँ पर एक वार हुआ था जिसको कहते हैं वार ऑफ हेस्टिंग्स। लिख लीजिएगा, वार ऑफ हेस्टिंग्स 1066। इसी को कहते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मैंडी का एक ड्यूक था, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, जिसका नाम था विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी इन्वेडेड इंग्लैंड। कैसे इन्वेड किया, किन किन परिस्थितियों में किया, उस पर बहुत आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीफ में आप केवल इतना बैकग्राउंड समझते रहिए कि
उसने इन्वेड किया कब? 14 सितंबर 1066 को उसने लंदन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसने इंग्लैंड को इन्वेड किया एंड ही बिकेम विलियम द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड 1066। तो 450 से 1066 तक 1066 तक का जो समय है उसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, और इसी को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए दो तरीके से डिवीजन्स हुए हैं। एक डिवीजन हुआ है लैंग्वेज के बेस पर, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। जो मिडिल इंग्लिश है उसी को मिडिल एजेस भी कहते हैं। ठीक है, तो एक इस तरीके का डिवीजन हो गया, फिर उसी में आगे रेनासा जुड़ जाता है, रिफॉर्मेशन जुड़ जाता है। दूसरा जो एजेस का डिवीजन होता है वो किंग्स और राइटर्स के प्रोमिनेंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो एक तो हमने बता दिया पहला 450 से 1066 एंग्लो सेक्शन, या इसी को ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। इस टाइम का एक वर्क याद रखिएगा, बीवुल्फ इपिक है, इंग्लिश का पहला इपिक कहा जाता है। और दूसरी सबसे खास बात है कि इसका राइटर कौन था ये एनोनिमस है, पता नहीं। आगे बढ़ेंगे, 1066 से जो आया, नॉर्मन्स आए, तो यहाँ से एक एंग्लो नॉर्मन एज बिगिन हुआ। एंग्लो नॉर्मन एज बिगिन हुआ तो नॉर्मन्स एक्चुअली कभी गए नहीं यहाँ से। ठीक है, नॉर्मन्स यहीं के होकर के रह गए, नेटिव हो गए। तो एक 13वीं 14वीं शताब्दी आते आते चीज़ें लगभग बदल सी गई, वो नेटिव जैसे हो गए। ठीक है, और जो डिफरेंसेस थे नेटिव और नॉर्मन्स में वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। और 13वीं शताब्दी के एंड के पार्ट में, या ये कहें कि लगभग मिड में, एक पोएट एमर्ज हुआ जिसको कहते हैं जाफरी चासर। तो वहाँ से इसमें एक और डिवीजन कर दिया गया, एज ऑफ चासर। एज ऑफ चासर को कहाँ से मानते हैं? 1340 से 1400 तक, क्योंकि 1400 में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, 1400 तक एज ऑफ चासर। ठीक, और 1400 के बाद लगभग 100 साल के समय को बैरन एज कहते हैं, 1500 तक के समय को बैरन एज कहते हैं। अब यही इतना पीरियड जो हो गया, 1066 थे 1500 तक का जो समय है, इसको मिडिल एजेस कहते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। ठीक है, 1500 के बाद का जो समय है वो मॉडर्न इंग्लिश है या अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है। ठीक है, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश 18th सेंचुरी तक चलता है। ठीक है, तो ये तो लैंग्वेज के बेस पर डिवीज़न हो गया। और अब दूसरा डिवीज़न अगर समझें तो 15वीं शताब्दी में बहुत कुछ हुआ था। चासर के समय में क्या हुआ? चासर 1339 में पैदा हुआ। उसके पैदा होने के 2-3 साल पहले से एक लड़ाई छिड़ी थी फ्रांस के साथ इंग्लैंड की, जिसको कहते हैं 100 ईयर्स ऑफ वार। 100 ईयर्स ऑफ वार इसलिए कहते हैं कि ये लड़ाई लगभग 100 साल से ज़्यादा चली थी और ये कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ वार था। एक ही वार लगातार इतने समय तक नहीं चला था, वो एक सीरीज ऑफ वार था जो कि चला, लगभग ख़त्म हुआ जाकर के वो 1455 में। ठीक है, तो काफ़ी टर्माइल का पीरियड था, बहुत ऐसा था कि चासर वहाँ पर एक एज ए ग्रेट पोएट एमर्ज हुआ। ठीक है, उसने कई सारे वर्क लिखे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, और उसका प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये आपको दोनों याद रखना है। चासर की डेथ हो गई 1400 में। अब 1400 से 1476 याद रखिएगा, ईयर 1476, 1476 ये वो ईयर था जब इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हुआ, प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक, प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाई विलियम कैक्सटन। ये विलियम कैक्सटन था, जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेकर के इंग्लैंड आया और इंग्लैंड की वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में गलियारे में इसको जगह दी गई और वहाँ पर इसने अपना जो है प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया। और यहाँ से एक बड़ा जो है ग्रेट चेंज आता है, क्योंकि जब बुक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ी तो लोगों ने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। ये एक बड़ा चेंज था, रेडिकल चेंज था।
ठीक है, तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए मैंने आपसे चर्चा की कि 1455 में जाकर के 100 ईयर्स ऑफ वार, 100 साल से ज़्यादा चल करके ख़त्म हुआ। 3 साल के बाद एक दूसरा वार बिगिन हो गया जिसको वार ऑफ रोजेस कहते हैं, या फिर इसी को 30 ईयर्स ऑफ वार कहा जाता है। ये एक सिविल वार था, यानी कि गृह युद्ध था, यानी कि इंग्लैंड के दो ही परिवारों में सत्ता को लेकर के लड़ाई हो गई। उसको दो हाउसेस कहा जाता है, ठीक है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स दो कलर के रोज थे, येलो रोज एंड रेड रोज। तो वो जो थे उसको कहा गया वार ऑफ रोजेस, ठीक है, हाउस ऑफ यार्क एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर, ठीक। तो उनके बीच, और ये लड़ाई कब तक चली? ये चली 1485 तक। 1485 में हाउस ऑफ लैंकेस्टर जीत गया, और हाउस ऑफ लैंकेस्टर जीता और एक नई डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक, जिसको कहते हैं 1485 में जो है एक डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई जिसको कहते हैं ट्यूडर डायनेस्टी, ठीक है। ट्यूडर डायनेस्टी 1485 में बिगिन हुई, वहाँ से थोड़ा सा सत्ता में स्थिरता आई, और उसी ट्यूडर डायनेस्टी की लास्ट एम्परर जो हुई वो हुई क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। तो बीच के जो मोनार्क्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंजेस काफ़ी आए, काफ़ी इन्फ्लुएंस, और यहीं से यानी कि 1485 का टाइम था, 1500 का टाइम था, लगभग अराउंड लेट 15th सेंचुरी एंड अर्ली 16th सेंचुरी, जब इंग्लैंड में रेनासा का इफेक्ट आया। रेनासा कहाँ था? रेनासा वॉज एमर्ज्ड इन इंग्लैंड ड्यू टू द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया जो है उसके सीज की वजह से, सीज के बाद जो एमरजेंस हुआ रेनासा का इटली में, उसका असर धीरे धीरे इंग्लैंड पर भी आया। कब? बाय द टाइम ऑफ 1485 और 15th सेंचुरी के एंड में, क्लियर। फिर यहाँ पर कुछ वर्क्स लिखे गए, कुछ बड़े पोएट्स हुए, जैसे एक हुए सर टॉमस याट, जिन्होंने सोनेट लिखे, और उन्हीं के साथ उनके पैट्रन पोएट थे जिनका नाम था सर हेनरी हावर्ड, हु वाज द अर्ल ऑफ सरे। दोनों लोग मिल करके इटली गए थे और वहाँ से एक नई जॉनरा सीख करके आए जिसको कहा गया सोनेट, ठीक है। और ये सोनेट्स कुछ और पोइट्स के सोनेट्स मिला करके एक कलेक्शन पब्लिश हुआ 1557, ईयर याद रखिएगा 1557, एक कलेक्शन पब्लिश हुआ जिसका नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं टॉटिल्स मिसेलिनी। एक पब्लिशर थे जिन्होंने इसको पब्लिश किया था, रिचर्ड टॉटिल, उन्हीं के नाम पर इसको टॉटिल्स मिसेलिनी कहते हैं। मिसेलिनी इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल पोइट्स। मेजर कंट्रीब्यूटर्स वर सर हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे एंड टॉमस याट एंड निकोलस ग्रिमल्ड, ठीक है। ये 3 पोइट्स थे जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे। इसके अलावा कई सारे पोइट्स थे जिन्होंने इसमें अपनी पोएम्स इंक्लूड की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ईयर 1557, पब्लिकेशन ऑफ टॉटिल्स मिसेलिनी आर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, क्लियर। इसके ठीक नेक्स्ट ईयर एक घटना घटती है, जो करंट क्वीन थी, क्वीन मेरी, जिसको ब्लडी मेरी कहते हैं, मेरी 1 ऑफ इंग्लैंड, उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ के बाद प्रिंसेस एलिजाबेथ, हु बिकेम द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। कब बनी इंग्लैंड की महारानी? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट बनी इन द ईयर 1558, 1558 में क्वीन एलिजाबेथ बनी। और इनका जो टाइम रहा वो 1603 तक रहा। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हुई, और ये एक लंबा पीरियड इनका शासनकाल रहा। और इंग्लैंड के तब तक के शासनकाल में ये सबसे लंबा शासन था, किसी क्वीन का, किसी किंग का सबसे लंबा शासन था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और एक एस्टैब्लिशमेंट आने से, एक स्थिरता आने से यहाँ पर लिटरेचर अपनी पीक पर पहुँचा। देयर वॉज विलियम शेक्सपियर लाइक ग्रेट ड्रामाटिस्ट, देयर वॉज एडमंड स्पेंसर लाइक
great poet who has written famous Fairy Queen, and there was several uh, critic type persons like Philip Sidney, and prose writer like फ्रांसिस बेकन, और भी कई सारे ग्रेट राइटर्स हुए। यहाँ पर ये कहा जाता है कि दिस एलिजाबेथन पीरियड इज एक्चुअली द पीरियड ऑफ गोल्डन टाइम ऑफ लिटरेचर। ठीक है, एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। यही वो टाइम था जिसको एज ऑफ विलियम शेक्सपियर भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली चीज़ें बढ़ी। आगे बढ़ेंगे तो 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई, एक नया राजा बना जिसको कहते हैं जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड लगभग 22 सालों तक इंग्लैंड का राजा रहा। 1625 में उसकी डेथ हो गई और यहाँ पर जेम्स वन का शासन खत्म होता है। जेम्स वन के शासनकाल को यानी कि 1603 से 1625 तक के समय को जैकोबियन पीरियड कहते हैं, बिकॉज कि जेम्स को लैटिन लैंग्वेज में जैकब कहते हैं। ठीक है, जेम्स ही लैटिन भाषा में जैकब है, वहाँ से इस एरा को जैकोबियन एरा कहते हैं। जैकोबियन एरा के बाद एक नया किंग आया जिसको चार्ल्स फर्स्ट कहते हैं। चार्ल्स फर्स्ट का जो टाइम है वो 1625 से शुरू होता है और 1649 में 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड कर दिया जाता है, पब्लिकली मार दिया जाता है एक रेबेल में। ठीक है, अब चार्ल्स फर्स्ट के टाइम से आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लगभग 26 मिनट का हो गया है। ये शुरुआत थी, कोशिश रहेगी कि हम आपको पूरी एक ब्रीफ आउटलाइनिंग दे दें। ये वीडियोस आप अगर CUET PG दे रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का PG एंट्रेंस दे रहे हैं, UGC नेट के एग्ज़ामिनेशन में जा रहे हैं, या फिर किसी भी अन्य एग्ज़ामिनेशन में जा रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आपके और भी कोई सवाल हों उसको ज़रूर लिखिएगा, उन सवालों के अनुसार हम वीडियोस आपको बना करके मार्गदर्शन गाइड आपको करते रहेंगे। अभी एक स्टूडेंट्स ने हमें पूछा था कि उसका BA में 45% है, क्या वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है, क्या उसे भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? तो अगला आने वाला वीडियो इस टॉपिक पर होगा, जिसमें हम लोग इस बात पर बात करेंगे कि कम परसेंटेज के स्टूडेंट्स क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं, क्या उन्हें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, अगर हाँ तो कैसे, इस पर चर्चा होगी अगले वीडियो में। और अगले ही वीडियो में किसी वीडियोज़ में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, यानी कि कैरोलाइन एज यानी कि चार्ल्स फर्स्ट के टाइम से आगे का जो इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।